बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध और व्यापारिक नगर में चार चोर रहते थे। नगर के लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन अंधेरी की दुनिया में वे चार साये कहलाते थे। ये चारों साधारण चोर नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी कला में माहिर थे। वे कभी बिना योजना के चोरी नहीं करते थे, और यही कारण था कि वर्षों तक नगर की पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। पहला चोर था कालू। वो इस टोली का दिमाग था। उम्र में सबसे बड़ा, शांत स्वभाव का और हर परिस्थिति को गहराई से सोचने वाला। वो जानता था कि जल्दबाजी और लालच चोर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दूसरा था भोलू। नाम के विपरीत वो बिल्कुल भी भोला नहीं था। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उंगलियां इतनी फुर्तीली थीं कि चलते आदमी की जेब भी उसे पता चले बिना खाली हो जाती। तीसरा था लालू। वो ताकत का प्रतीक था। भारी दरवाजे तोड़ना, ऊंची दीवारें फांदना, लोहे की जंजीरें खींच देना, ये सब उसके लिए मामूली काम थे। चौथा था मक्खन। वो मीठी जुबान का जादूगर था। झूठ को सच और सच को झूठ बना देना उसके लिए खेल था। पहरेदारों को बहलाना, लोगों से जानकारी निकलवाना और शक की सुई किसी और पर मोड़ देना, ये सब मक्खन की कला थी। चारों का ठिकाना नगर के बाहर एक उजड़ा हुआ मंदिर था। दिन में वे अलग अलग रूप में रहते, कोई मजदूर बनकर, कोई फेरी वाला, कोई साधु तो कोई व्यापारी का नौकर। रात को वे उसी उजड़े मंदिर में मिलते और अगली योजना बनाते। एक दिन कालू ने खबर दी कि नगर का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज अपने व्यापार से लौटने वाला है और उसके साथ अपार धन आएगा। सेठ की हवेली नगर की सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। ऊंची दीवारें, चारों ओर पहरा और अंदर मजबूत तिजोरी। कई चोरों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। चारों चोरों के मन में एक ही समय पर वही नाम गूंजा, सेठ धनराज। अगले कई दिनों तक कालू ने हवेली पर नजर रखी। वो सुबह मजदूर बनकर दीवारों की मरम्मत देखने जाता, दोपहर को साधु बनकर दान मांगता और शाम को फेरी वाले का रूप धरकर पहरेदारों से बातें करता। भोलू गलियों में घूमकर रास्तों का नक्शा याद करता, लालू पीछे की दीवारों की मजबूती परखता और मक्खन पहरेदारों से दोस्ती बढ़ाता। आखिरकार एक रात तय हुई, अमावस की रात। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। उस रात चारों साए हवेली के पीछे इकट्ठा हुए। कालू ने आखिरी बार सबको समझाया, लालच को दिल से दूर रखना, जो तय हुआ है वही होगा। तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन मन के किसी कोने में लालच की चिंगारी जल चुकी थी। लालू ने दीवार फांदी, भोलू ने भीतर से कुंडी खोली, मक्खन ने पहरेदार को बातों में उलझाया और कालू ने रास्ता दिखाया। तिजोरी तक पहुंचते पहुंचते उनका सांस लेना भारी हो गया। जब तिजोरी खुली तो सामने सोना, चांदी, रत्न और सिक्कों का ढेर चमक रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी माल समेटा और बिना आवाज किए वहां से निकल पड़े। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। बाहर आकर वे उसी पुरानी उजड़ी हवेली में पहुंचे, जहां पहले भी कई बार ठहरे थे। माल सामने रखा गया। सोने की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। कालू बोला, सुबह होने से पहले हमें इसे बराबर बांटना होगा और फिर अलग अलग रास्तों से निकल जाना होगा। लेकिन उस चमक ने तीनों के मन में अंधेरा भर दिया था। भोलू ने सोचा, अगर ये सब ना रहें तो ये सब मेरा हो सकता है। लालू ने मन ही मन कहा, मेरी ताकत के सामने कौन टिकेगा। मक्खन मुस्कुराया और सोचा, मैं इन्हें आपस में लड़वाकर बच जाऊंगा। मक्खन ने सुझाव दिया, सब थक गए हैं, मैं पास के गांव से खाना ले आता हूं। कालू ने अनुमति दे दी। मक्खन बाहर गया, लेकिन उसके मन में खाने में जहर मिलाने की योजना थी। इधर लालू और भोलू ने भी साजिश रच ली। दोनों ने तय किया कि मक्खन लौटते ही उसे मार देंगे। जैसे ही मक्खन लौटा तो जैसे ही वो भीतर आया, लालू ने उस पर हमला कर दिया। मक्खन वहीं गिर पड़ा। उसकी मीठी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई। लालू और भोलू ने राहत की सांस ली। उन्होंने वही खाना खाया जिसमें जहर मिला हुआ था। कुछ ही देर में उनके शरीर कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद कालू लौटा। भीतर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों साथी मृत पड़े थे। सोना चांदी बिखरा था, लेकिन कमरे में मौत की सन्नाटा पसरा था। कालू देर तक रोता रहा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कहा था, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सारा माल वहीं छोड़ दिया और भोर होने से पहले नगर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद नगर में खबर फैली कि सेठ धनराज की चोरी का माल एक उजड़ी हवेली में मिला है और वहां 3 लाशें पड़ी थीं। चार चोरों की ये कहानी नगर में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते हैं, चोरी से भी बड़ा अपराध लालच है,
क्योंकि वो इंसान से उसका विवेक, दोस्ती और अंत में उसका जीवन तक छीन लेता है।